गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज हमने करना एपी पुलिस का नामा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 8 कर चुके हैं और उससे पहले हम 2 प्रीवियस ईयर्स के 2019 के पेपर कर चुके हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको जो पढ़ाया जाए कम से कम शब्दों में पढ़ाया जाए ताकि आपका समय बचे। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे टेस्ट हो बहुत ज़रूरी होता है। आप एग्ज़ाम के लास्ट में सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट और आपको टेस्ट बनाने चाहिए। थ्योरी पढ़ने का टाइम तो है नहीं इस समय। चलिए, तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला, इन्हीं दो संख्याओं का समांतर माध्य 15 है तथा उनका गुणोत्तर माध्य 6√6 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? कुछ बातें समझिए। पहले समांतर माध्य क्या होता है? एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इनका समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन। ये कुछ नहीं होगा। अगर दो संख्या है तो दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। अरिथमेटिक मीन, अगर 3 संख्या है, अरिथमेटिक मीन और कुछ नहीं होता है, एवरेज होता है, औसत। इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? आप तीनों संख्याओं को जोड़िए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही अगर 4 संख्या है ए, बी और सी, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? चारों संख्याओं को जोड़िए और उनका क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दिए। ये जो हमारा समांतर माध्य है अरिथमेटिक मीन और कुछ नहीं है, जो हमारा एवरेज था वही है। फिर आपको यहाँ एक टर्म और मिली है, उनका गुणोत्तर माध्य क्या है? गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इसका ज्योमेट्रिक मीन या क्या होगा? दो संख्याएं हैं तो वर्गमूल ए और बी का वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट। तीन संख्याएं हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट होगा ए, बी और सी। अगर 4 संख्या है ए, बी, सी और डी, तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? फोर्थ रूट होगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी एंड सो ऑन। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। ऐसे ही एक आपको मिलेगा व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग टर्म और मिलेगी। जैसे एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? 1/a प्लस 1/b होगा। जब हम इनको जोड़ेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये 3 बेसिक थी इस क्वेश्चन के लिए, इसको समझिए। अब आ जाइए। इन्हीं दो संख्याओं का समांतर माध्य है, समांतर माध्य 15 है, यानी कि आपको क्या दे रखा है? a प्लस बी बाई 2 दे रखा है 15। यहाँ से हमें a प्लस बी मिल जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इनका गुणोत्तर माध्य दे रखा है। गुणोत्तर माध्य का मतलब अंडर रूट ए बी। ये आपको दे रखा है 6√6 दे रखा है। रूट हटाने के लिए दोनों होल स्क्वायर कर दें, ए बी कितना मिल जाएगा आपको? 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 मिल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी कि अगर एक संख्या ए है और एक संख्या बी है तो इनके व्युत्क्रमों का योग ए 1/a प्लस 1/b, यानी कि ए प्लस बी अपॉन ए बी चाहिए। इन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन ए बी होता है। तो बस यही तो पूछा है। तो ए प्लस बी हमें कितना मिला है? 30। और ए बी कितना मिला है? 36 इंटू 6 65। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 5/36। पहला ही आंसर है। उम्मीद है आप, ये हमसे पूछा था, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, रिवीजन के लिए क्वेश्चन और बना दिया हमने। किन्हीं दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, यानी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 हो गया। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उनका गुणोत्तर माध्य दे रखा है। गुणोत्तर माध्य यानी कि अंडर रूट ए इंटू बी आपको मिला हुआ है 4√6। दोनों और होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। a इंटू बी इज इक्वल टू हो गया, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 6, 16 इंटू 6 होगा।
अब हमसे वही व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, a प्लस बी अपॉन ए बी होता है। तो a प्लस बी कितना है 20 अपॉन ए बी कितना है 16 इंटू 6, 4 से काटे, 4 चक 16, 4 पंजे 20, 5 अपॉन 24, थर्ड आंसर। बहुत आसान था, अगर आपको चीजें पता है तो बहुत आसान है। इसी वर्ष कक्षा 10 में 150 लड़के और 200 लड़कियां हैं। लड़के हैं 150 और लड़कियां कितनी हैं 200 हैं। इन्हें ऐसे वर्गों में बांटना है, इन्हें ऐसे वर्गों में बांटना है कि जिनमें या तो सिर्फ लड़के हो या फिर सिर्फ लड़कियां हैं। यानी कि हमें सेक्शन बनाने हैं, इनके सेक्शन बनाने हैं, इन बच्चों को सेक्शन बनाने हैं, लेकिन हर सेक्शन में या तो लड़कियां रखनी है या फिर लड़के ही हों। यानी लड़के और लड़कियों को सेपरेट करना है। पहली बात, क्लास के पूरे लड़के लड़कियों को सेपरेट करना है, और सेपरेशन जब बनेगा, वर्ग बनेंगे सेक्शन, तो हर सेक्शन में या तो लड़के हों या फिर लड़कियां हों, और प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या समान हो। यानी जितने भी, अगर लड़कों का सेक्शन है तो सभी में समान होना चाहिए, लड़कियों का सेक्शन है सभी में समान होना चाहिए, यानी हर सेक्शन जितने ही बने उनमें विद्यार्थियों की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, इनको बांटना है ना, हमारे पास 150 लड़के हैं और हमारे पास 200 लड़कियां हैं, इनको बांटना है। इनको बांटना है इसका मतलब वास्तव में इनको बांटने वाला यानी कि भाजक ढूंढना है। भाजक यानी कि एक कॉमन भाजक ढूंढना है जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। इसका मतलब वास्तव में इसका इनका हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। HCF वो संख्या होती है जो इसको और इसको काटेगा, एक कॉमन संख्या है जो इसको भी बांटेगा और इसको भी बांटेगा। अब 150 और 200 का एचसीएफ निकालना है। 150 और 200 का एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है 50 है। 50 3 50 4, तो एचसीएफ हो गया हमारा 50। ठीक, इसका मतलब है कि अब मुझे ये जो 50 जो देगा आपको हर सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या देगा, कि हर क्लास में हर जो सेक्शन बने हैं उसमें बच्चों की संख्या कितनी होगी 50। अब बच्चों के लड़कों के जो सेक्शन बनेंगे कितने बनेंगे, सेक्शन कितने बनेंगे, मैं A150 को 50 से डिवाइड कर दूं तो लड़कों के सेक्शन कितने बनेंगे, 3 सेक्शन बनेंगे और हर सेक्शन में कितने बच्चे होंगे, 50-50 लड़के होंगे। लड़कियों के कितने सेक्शन होंगे, लड़कियों के कितने सेक्शन में 200 बच्चे हैं और हर क्लास में 50 बच्चे हैं, लड़कियां चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 4, लड़कियों के 4 सेक्शन हो गए। इस तरह से टोटल सेक्शन कितने हो जाएंगे, 7 सेक्शन, टोटल 7 सेक्शन बनेंगे। ये बात समझ गई, 50 क्या होंगे ये आपके हर सेक्शन में लड़के या फिर लड़कियों की संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी एक और बनाया होगा, अगर इसमें दिक्कत आई समझने में तो अगले में भी समझ में आ जाएगा आपको। एक टोकरी में कुल 960 आम है, आम आपके पास कितने हैं 960, और सेब कितने हैं आपके पास 720। ऐसी कितनी छोटी टोकरी, ये पहले टोकरी थी पूरी मिक्स है, ऐसी कितनी टोकरियों की आवश्यकता होगी जिनमें समान मात्रा में या तो केवल आम या फिर केवल सेब रखे जा सकते हैं। तो भैया अब इनको निकालना है ना। इस टोकरी, एक बड़ी टोकरी थी आपके पास, इसमें आपके पास सेब है, आम है, इनको क्या करना है छोटी छोटी टोकरियों में रखना है, और प्रत्येक टोकरी में या तो आम आए या फिर क्या आए सेब आए, या तो आम आए या फिर क्या आए सेब आए, लेकिन ये शर्त ये भी है समान मात्रा में, यानी कि जितने आम यहाँ है उतने ही सेब यहाँ होने चाहिए, जितने आम यहाँ है उतने ही सेब यहाँ होना चाहिए हर टोकरी, और केवल सेब, या फिर केवल सेब हो या फिर केवल आम हो। तो भाई ऐसी संख्या ढूंढनी है, यानी कि हमें आम को भी बांटना है ना, निकाल निकाल के आम को भी रखना है और सेब को भी रखना है, तो आम को भी बांटना है मुझे, सेब को भी बांटना है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट दे इक्वली, तो वो उनका एचसीएफ ही तो होगा। बांटने वाला ढूंढना है हमें, इनको बांटने वाला ढूंढना है, काटने वाला, तो एचसीएफ निकालना है। तो 960 का और 720 का एचसीएफ निकालना है। देखो भाई 10 और 10 तो पहले बाहर निकाल लो,
दोनों में कॉमन, अब बचता है 96 और 72, 96 बचता है और 72। इनमें बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो है 24। 24 कॉमन, 24 चौक 96, 24 3 72, तो 24 और 10 ऐसे अब कितना हो जाएगा 240। ये 240 सेबों की या फिर आम की संख्या दी गई कि हर टोकरी में 240 सेब या फिर हर टोकरी में 240 आम होंगे, इक्वल अमाउंट होगी। अब ऐसी कितनी टोकरी की आवश्यकता पड़ेगी? अगर आम की टोकरियां देखे जाए तो कितनी पड़ेंगी? आम की टोकरियां देखें कितनी पड़ेंगी, तो 960 आम है, इन्हें 240 के हिसाब से बांटना है हर टोकरी में, 24 चौक 96, यानी कि आम की टोकरियां मिलेंगी आपको 4। और सेब की कितनी टोकरी होंगी? 720 सेब हैं और हर कितने बांटना है इन्हें 240 40 करके बांटना है, 24 तियां होता है 72, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4 और 3 7, 7 टोकरियां यहाँ भी लगेंगी, 4 आम की और 3 सेब की। नेक्स्ट देखिए, 4 कुर्सी और 5 मेज का दाम 1600 रुपये है। ध्यान समझिए, हमारे पास यहाँ पे कुर्सी है, चेयर कर देते, यहाँ कुर्सी है और इधर रखते हैं मेज, टेबल। 4 कुर्सी हैं और 5 मेज हैं, इनका टोटल दाम कितना, प्लस है इसलिए मैंने कुछ लिखा है, प्लस और प्लस प्लस। इनका टोटल कितने हैं, ये 1600 है, इनका रुपए कितना है 1600 दाम है इनका। जबकि तीन कुर्सी और 4 मेजों का दाम कितना रुपए है, 1250 रुपये है। ठीक, वो पूछ कह रहा है 2 कुर्सी, उससे पूछा क्या है, 2 कुर्सी और 3 मेज का दाम कितना होगा, 2 कुर्सी और 3 मेज का दाम कितना। क्वेश्चन हमारा क्लियर है भाई? इन्हें नॉर्मल आप समीकरण करके बना सकते हो, अब वही मैं कर रहा हूँ समीकरण को, बस मैं थोड़ा एक्स वैक्स नहीं लिख रहा हूँ, इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, दो ही कंडीशन होती हैं, अगर आप ये क्वेश्चन बनाते तो ऐसे बनाते ना, 4x प्लस 4 कुर्सी 4 चेयर, 4 कुर्सियां हैं 5 टेबल हैं, टोटल दाम हो गया 1600, और 3 चेयर हैं और 4 टेबल हैं, टोटल 1250 रुपये। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ ऊपर नीचे, जैसे ही है। तो इसमें हम लोग क्या करना क्या है, किसी एक को पहले बराबर करना होता है ना, किसी एक को बराबर करना होता है, पहली शर्त ये होती है, मैंने जैसे यहाँ कुर्सियों को बदल दूँ, 4 और 3, मैं यहाँ 3 इंटू कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दूँ और यहाँ 4 से इंटू कर दूँ, यहाँ मैं 4 से इंटू कर दूँ, तो हमारे चेयर जो हैं, कुर्सियाँ जो हैं वो इक्वल हो गई 12 12। फिर दूसरी शर्त ये होती है कि किसी का साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब देखो ये 15 टेबल है, यहाँ 16 टेबल है, ये ज़्यादा है, इसको साइन बदल दो, क्योंकि बड़े में से छोटा घटा जाता है। अब देखो यहाँ से 16 में से 5 जाएगा तो एक टेबल मिलेगी, और इधर क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 125, 500, 5000 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 16 3 4800 हो जाएगा, और जब इसमें से ये घटेगा चूंकि माइनस साइन है 200 बचेगा, यानी कि हमें मिल गया एक टेबल एक कुर्सी का दाम 200 रुपये मिल गया। अब हमें निकालना है एक कुर्सी का दाम, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, तो 4 कुर्सी और 5 मेज का टोटल दाम कितना है 1600 रुपये, एक कुर्सी का दाम कितना है, एक मेज का दाम कितना है 200 रुपये, तो 200 रुपये, ये हो गए 1000, ये 1000 इधर आके घट जाएगा, हो जाएगा 600, तो 4 कुर्सियों का दाम कितना, 4 कुर्सी का दाम है 600 रुपये, एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो इस तरह से 150 रुपये एक कुर्सी और 200 रुपये का एक मेज का दाम हो गया, तो टोटल कितना जाए 600 और 300, 900 हो तो गया 900। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, बात वही है, कोई अंतर ज़्यादा 19-20 का अंतर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बस। नेक्स्ट देखिए, 5 कुर्सी और 6 मेज का दाम कितना है, मैंने यहाँ पे कुर्सी फिर से लिख ली,
यहाँ लिख लिए टेबल। 5 कुर्सियाँ हैं और 6 मेज हैं, इनका दाम कितना है? 1440 रुपये। 7 कुर्सी और 5 मेज का दाम कितना है? 40। ये इनका दाम नहीं दे रखा है, दाम से अधिक है। 7 कुर्सियों का दाम 5 मेज के दाम से अधिक है, तो इसमें से हम ये घटाएंगे, तो इसलिए ये क्या करेंगे, हम माइनस कर। बस अब सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो शिट, क्या था? चेयर टेबल। 5 कुर्सियाँ 6 मेज का टोटल दाम कितना है हमारे पास? 1440। 7 कुर्सियाँ में के दाम में से घटाना है मुझको कितने का दाम? 5 टेबल का दाम, और ये कितना लाना है? 140। चलिए किसी एक को इक्वल कर ले, जो भी आपको आसान लगता है। इसको ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि माइनस साइन पहले से ही है, तो मैं 5 से इक्वल इंटू कर दूँ पूरी इक्वेशन में। इधर मैं 6 से इंटू कर दूँ पूरी इक्वेशन में। हाँ, अब देखिए ये 25 होगा और ये 42 है। अब ये जब अपोजिट साइन है तो दोनों से जुड़कर ही बनेंगे। जब अपोजिट साइड हो तो जुड़कर ही बनते हैं, तो सीधे 25 और 42, ये 25 हो गया और ये 42 हो गया, 67। 60 ये क्या हो गई? कुर्सियाँ हो गई। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, 30 कैंसिल हो गया, इधर बचेगा। दोनों को जोड़ना है। देखिए मुझे गुणा करनी है 1440 की 5 से, तो मैं क्या करूँगा, गुणा करने का तरीका 2 से ऊपर इंटू 2 से नीचे इंटू कर दूंगा ताकि ये 10 हो जाए, और ये काटेंगे 720 और 1 0 7200 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 7200। 14 छिंग 84, 840। इधर भी जोड़ेंगे ना, जुड़े थे इधर ही जुड़े, तो इधर भी जोड़ेंगे, साइन तो बदले नहीं इनके, तो ये हो जाएगा 8040। तो 67 की वैल्यू 8040 है, तो 67 की वैल्यू कितनी है? 8040 है। एक की वैल्यू निकाल लें, एक की वैल्यू, एक कुर्सी का दाम, एक कुर्सी का दाम मिल जाएगा। अब देखिए 7 है और ये 4 है, 7 के टेबल में 4 कब आता है? ये कटने कटने पॉइंट में तो होती है नहीं ये कुर्सियाँ, तो कटनी है। 7 7 दूनी 14, 7 तिकी 7 दूनी 14, यानी कि 7 दूनी 14 होता है, 7 टू 14 होता है, यानी कि ये 2 बार में जा सकता है या 12 में जा सकता है। तो 12 में देखो, 12 छिंग 72, इसका मतलब ये 12 बार में जाएगा। इसका मतलब है एक कुर्सी का दाम हो गया 120 रुपये। हमसे पूछा क्या है? दो कुर्सी, दो कुर्सी और 3 मेज का दाम पूछा है। एक कुर्सी का दाम तो हो गया हमारे पास 120 रुपये। अब किसी एक इक्वेशन फिर से इसको लिए, ज़्यादा छोटी वाली इक्वेशन थी। कुर्सियाँ कितनी थी? 7, टेबल कितनी थी? -5, और टोटल कितना था? 140। तो हमें 120 मिला कुर्सी का दाम, तो 120 रख दें, 12 सते 12 सते 84, 840। अभी बचेगा 5 कुर्सियों का दाम। 5 कुर्सियों का दाम हो गया ये 840 है, ये इधर आके प्लस होगा, इधर आके घटेगा 700, यानी 5 कुर्सियों का दाम हो जाएगा 700, तो एक कुर्सी का दाम हो जाएगा 140 रुपये। तो यहाँ पे दो कुर्सियों का दाम, एक कुर्सी का दाम कितना था? 120 रुपये, और एक मेज का दाम कितना मिला था? 140। बारह दूनी 24, 240 रुपये ये हो गए, 4×42, 420 रुपये हो गए, 660 रुपये हो गए। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा, क्वेश्चन बना के करना है कर लीजिए, कैलकुलेशन है यही, चाहे वैसे बनाए चाहे इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है यही। कॉन्सेप्ट आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें रहती है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का के मध्य अनुपात 5:2 है। अच्छा ठीक है, फादर है और सन है। वर्तमान आयु को हम कर लेते हैं 0, 0। वर्तमान आयु का मतलब 0 वर्ष में, यानी अभी की करनी जो चल रही है, या 0 क्या प्रेजेंट कर लेते हैं। प्रेजेंट में, प्रेजेंट में फादर
5 वर्ष का है अगर, तो सन कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। 16 वर्ष पश्चात आगे की कहानी कहाँ है? 16 वर्ष पश्चात की है। तो 7 और 4 हो गई, 7 और 4 हो गई। अब आप देखोगे इन 16 वर्षों में हुआ क्या? इन 16 वर्षों में क्या हुआ? फादर 2 बढ़ गया और सन भी 2 बढ़ गया। यानी कि जैसे ही 16 वर्ष बढ़ते हैं वैसे ही 2 रेशियो बढ़ जाता है। इसका मतलब है 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 16 वर्ष, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 8 वर्ष। इसका मतलब है 1 रेशियो बढ़ेगा, सॉरी, तो 8 वर्ष अगर आगे जाओगे तो 1 रेशियो बढ़ेगा और 8 वर्ष पीछे जाओगे तो 1 रेशियो घटेगा, है ना? इसका मतलब है 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8 वर्ष है। अब चलिए, क्या पूछा है इसने? 8 वर्ष पूर्व पहले जाना है। तो अगर मुझे 8 वर्ष पहले जाना है तो 8 वर्ष बैक जाने का मतलब है 1 रेशियो घटाना होगा। तो इसमें से मैं अगर 1 रेशियो घटाऊँगा तो 4 बचेगा और इसमें से अगर मैं 1 रेशियो घटाऊँगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस तरह से कितना होगा? 4:1 रेशियो हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं इसे एक बार फिर से देता हूँ अगर कुछ लोगों को नहीं पढ़ा होगा। पिता है, सन है। प्रेजेंट में इनकी एज है 5 और 2 के रेशियो में। 16 वर्ष पश्चात इनकी एज हो गई 7 और 4 के रेशियो में। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन 16 वर्षों में, 16 वर्ष आगे कहानी दे रखी है ना, इन 16 वर्षों में हुआ क्या? इन 16 वर्षों में हुआ क्या? पिताजी की रेशियो 2 बढ़ी, पुत्र की रेशियो भी 2 बढ़ गई, दोनों की 2-2 बढ़ गई। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि 2 रेशियो के बढ़ने से 16 साल बढ़ता है। 2 रेशियो के बढ़ने से 16 साल क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इसका मतलब है 1 रेशियो के बढ़ने से क्या होगा? 8 साल बढ़ेंगे, 8 वर्ष बढ़ेंगे, या ऐसा कह सकते हो 1 रेशियो घटेगा तो 8 साल घटेंगे, या उल्टा कह सकते हो 8 साल अगर आगे जाना है तो 1 रेशियो बढ़ेगा, 8 साल बैक जाना है तो 1 रेशियो घटेगा। तो बस यही कह रहा है 8 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्या था? तो वर्तमान में 5 है, 8 वर्ष पहले जाने का मतलब है तो मैं सीधे-सीधे 1 रेशियो घटा के 4 कर दूँ। वर्तमान में अगर 2 है तो 1 रेशियो 8 वर्ष पहले जाना तो 1 रेशियो घटा के इसे 1 कर दूँ। तो इस तरह से फाइनली कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ओरली बना सकते हैं आप। टेंशन नहीं होती है। पुत्र की आयु, वर्तमान आयु, पुत्र की आयु पिता की आयु की 2/7 है का मतलब प्रेजेंट होता है। कैसे कर लेते हैं? ये फादर है और ये सन है। अब पुत्र के बारे में पहले कहा तो पुत्र के बारे में लिख लो पहले। ये सन है और ये फादर है। वर्तमान प्रेजेंट कर लो। पिताजी अगर 7 के हैं तो पुत्र कितना होगा? 2 का होगा। 6 वर्ष पश्चात, तो अगली कहानी कहाँ की है? 6 वर्ष पश्चात की। यानी टोटल 6 वर्ष में क्या होने वाला है ये देखना। 6 वर्ष में हुआ क्या? 7/17 हो जाएगी। यानी कि अगर पिता 17 वर्ष के थे तो पुत्र 7 वर्ष का। अब यहाँ देखो भाई क्या हुआ। पुत्र बढ़ गया 5 साल, पिताजी बढ़ गए 10 साल। गड़बड़ हो गई भाई, दोनों का सेम बढ़ना चाहिए था ना। पुत्र बढ़ा 5 साल और पिताजी बढ़े 10 साल, ये गड़बड़ हो गई। रेशियो गड़बड़ है, रेशियो गड़बड़ नहीं है एक्चुअली। अब क्या होगा, अब इसे कैसे बनाएंगे? अगर ये होता है कि 10 साल ये भी बढ़ता तो 10 साल ये भी बढ़ता तो हम कहते हैं कि 6 वर्ष में 10 रेशियो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। तब हम क्या करते हैं, हम अगला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस केस में। उम्र का अंतर सदैव समान रहता है। अगर आप अपने पिता से 20 साल छोटे हो तो जीवन पर्यंत छोटे ही रहोगे 20 साल। अगर आप अपने भाई से 3 साल बड़े हो, हमेशा 3 साल बड़े रहोगे। ये कॉन्सेप्ट है। उम्र का अंतर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है।
तो यहाँ पे उम्र का डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 5। यहाँ पे उम्र का डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 10। अब यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अब यहाँ उम्र का अंतर 5 है, यहाँ उम्र का अंतर 10 है। सेम करो। सेम करने के लिए इसे 10 बनाना होगा तो 2 से इंटू करना होगा पूरे रेशियो में। आप चेक करो, पुत्र 4 से पहुंचा 7 यानी कि 3 बढ़ा, पिता 14 से पहुंच गए 17 यानी 3 बढ़ गए। अब हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष में 3 रेशियो बढ़ता है, 6 वर्ष में 3 रेशियो बढ़ता है। इसका मतलब है 2 वर्ष में क्या होगा? 1 रेशियो बढ़ेगा। 3 रेशियो बढ़ता है 6 वर्ष में, तो 1 रेशियो बढ़ेगा या घटेगा 2 वर्ष में। बस। अब क्या पूछ रहा है? 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पिता की आयु कितनी होगी? अब देखो, अब ये हो गया 4 का, पुत्र है हमारे 4 और ये कितना है? 10 का, वर्तमान में 14 है और पुत्र कितना है? 4 है। 4 वर्ष पूर्व जाना है, 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। नहीं सॉरी, 4 वर्ष पूर्व का ना, तो 2 वर्ष में 1 बढ़ रहा है, घट रहा है, तो 4 वर्ष में क्या होगा? 2 बढ़ेगा, 2 घटेगा। तो आप 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 14 में से 2 कम होगा, 12 बचेगा। 2 और 12 का मतलब 2/12 यानी कि क्या हो जाएगा? 1/6, 1/6। नेक्स्ट, एक कार एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है भाई। ये यहाँ से चली यहाँ तक, एक निश्चित दूरी है, कोई भी दूरी है, एक निश्चित चाल से यहाँ तक आई। जब वह अपनी चाल 25% घटा देती है, ये केस फर्स्ट है। अगर वो अपनी चाल 25% घटा देती है, 25% घटाने का मतलब 25% हमारा होता है 1/4, यानी कि अगर उसकी चाल 4b थी, उसकी चाल 4b थी, तो एक घट के अब कितनी रह गई? 3b रह गई। तब ये चलती है तो गंतव्य पे, इस केस में क्या हल्की हो गई ना, अपने गंतव्य पे 12 मिनट क्या होती है? स्लो हो जाती है। 12 मिनट क्या होती है? हल्की देरी से पहुंचती है, लेट हो जाती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो जब दूरी सेम होती है, पहले 4 की चाल से चल रही थी, अब 3 की चाल से चल रही, दूरी सेम है, हमें पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस सेम होती है, तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे व्युत्क्रम में होते हैं। तो हम स्पीड का रेशियो बना लें पहले। तो कितना है? पहले 4 की स्पीड तो अब 3 की स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगी हमारी? उल्टी हो जाएगी। ये 3 घंटे लग रहा था, तो अब 4 घंटे लग रहा है। और 12 मिनट समय अंतराल है ना, समय अंतराल है, ये समय अंतराल दे रखा है। अंतर कितना आ रहा है यहाँ से? 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है? 12 मिनट है। तो हम स्टार्टिंग प्रारंभ में ये समय था ना, 3 ले रही थी, तो 3 की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? 36, यानी कि पहले वो 36 मिनट में पहुंच गई। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन बनाए इस पे, अगर वहां चूक हो गई हो तो यहाँ समझ लीजिएगा। वही, एक कार एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है, जब वह अपनी चाल 3/5 कर देती है, यानी कि उसकी चाल पहले 3/5, यानी कि पहले चाल अगर 5 से थी, तो अब कितनी चाल चल रही है? 3 की स्पीड से चल रही है। हमने बताया स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। जब डी हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब सेम, जिस दूरी को उसने पहले तय किया था, उसी दूरी को फिर से तय कर रही है, डिस्टेंस सेम, कांस्टेंट। तब इस केस में स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं व्युत्क्रम में। तो यहाँ से T1:T2 मिल जाएगा। उल्टा व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा। अब ये अगर पहले 3 घंटे लेती थी,
तो आप कितने घंटे ले रही है? 5 घंटे। कितना लेट हो गई? 2 घंटे लेट हो गई। वही दे रखा है। कितने घंटे लेट हुई है? 20 मिनट। 2 की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट है। तो प्रारंभ में 3 की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, 3 की। 30 मिनट। मैंने पहले वो 30 मिनट लेती थी। 30 मिनट है नहीं, चलो इसे कर दो 30 मिनट। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 3 से 5, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, 10 नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, हमें पता है इनकम बढ़ती है 2 भागों में, एक्सपेंडिचर और सेविंग। हमारी जो इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा हम खर्च कर देते हैं और कुछ हिस्सा बचा लेते हैं। 2 भागों में खर्च होती है। तो मान लीजिए 100 रुपये इनकम थी, तो वो व्यक्ति 60% खर्च कर दे रहा है, 60 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितनी होगी उसकी? 40 रुपये। अब क्या हुआ? उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। यहाँ 25% का मतलब 25 रुपये बढ़ गया। 100 का 25% तो 25 रुपये होता है, यहाँ बढ़ गए। उसने जैसे ही उसकी इनकम बढ़ गई, उसने खर्च भी बढ़ा दिया, 20% खर्च बढ़ा दिया एक्सपेंडिचर। इसका 20% कितना होगा? ये दूनी 12 रुपये बढ़ा दिए अपने खर्च में, उसने 12 रुपये बढ़ा दिया। टोटल उसका इनकम में उसको 25 रुपये पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं इनकम के रूप में। 12 रुपये उसमें से भी उसने खर्च कर दिया, तभी भी उसके पास फायदा और हो गया। कितने का? 13 रुपये का हो गया, नहीं हो गया? तो सेविंग 40 थी, अब बढ़ गई 13 रुपये अधिक मिलने लगी। तो 40, 13 बढ़ी किससे बढ़ी? 40 से। तो सेविंग में 2, 2, 2, 5, 65 का आधा 32 रुपये 50 पैसे, यानी कि 32.5% का उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है ये परसेंटेज। एक और है इसमें, वही इनकम 2 भागों में खर्च होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग में। 100 रुपये थे मान लीजिए उसका इनकम, 80% वो खर्च कर देता है, यानी कि 80 रुपये उसमें से खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है वो? 20 रुपये बचाता है। अब क्या हुआ? उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। भैया 20% बढ़ा दो, 100 का 20% यानी 20 रुपये बढ़ गया। अब उसकी इनकम 120 रुपये हो गई, यानी 20 रुपये उसके पास ज़्यादा आने लगे। ऐसा आता ही उसने क्या, जब 20 रुपये पहले से ज़्यादा आने लगे तब उसने क्या किया? 20% बोला, 20% खर्च ही बढ़ा दो। 20% ये बढ़ा, 8 दूनी 16 रुपये बढ़ा दिया। 20 रुपये बढ़ने के बाद 16 रुपये और खर्च करने लगा पहले से, तो अभी भी 4 रुपये और बच। सेविंग में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? 4 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। 4 बढ़ गया किससे? 20 से। तो 20% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, 20% का लाभ लेने के लिए एक वस्तु को 20% की छूट पे बेचा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20% का लाभ लेने के लिए 20% की छूट पर बेचा जाता है। यहाँ पहले हम ट्रिक की बात करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे भी आ जाए। जब भी आपको प्रतिशत जब भी आपको प्रतिशत छूट जब भी आपको प्रतिशत छूट और प्रतिशत प्रॉफिट या फिर लॉस मिला हो, तो आप सीधे सीधे सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे। डिस्काउंट के, अगर किसी एग्जाम को उठा कर देख लीजिए, 60% क्वेश्चन इसी के मिलते हैं। कई सारे टाइप मिलते हैं इसमें, इस ट्रिक पे। 20% का लाभ लेने के लिए तो यहाँ, हाँ, तो 20% का लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो एमआरपी 20% का मतलब बढ़ना, 100 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा? 120। ये एमआरपी का रेशियो मैंने, तो उसने 20% की छूट दी है। 20% की छूट दी, 20% का मतलब होता है कम होना। 100 में 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80।
ये सीपी का रेशियो मिलेगा। अब इसके आगे कहानी, रेशियो मिलने के बाद ये अपना जो क्वेश्चन पूछे बना लो। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट में। 25% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा जाएगा। अब लाभ या हानि, बेसिक क्या कहता है, इतना रेशियो बनाने के बाद हमें मिल गया सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो। सीपी हो गया 80 और एमआरपी हो गया 120। अभी आप सिंपल केवल रेशियो पूछे तो काट पेटी कर लेते हैं, लेकिन केवल रेशियो नहीं पूछा। हाँ, 25% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा था। इसके बाद अपने कॉन्सेप्ट पे आना होगा। अब आप भाई 25% के लाभ लेना है, लाभ यानी सीपी पे लेते हैं तो 80 का 25%, 80 का 25% का मतलब 1/4 यानी 20 रुपए। 20 रुपए बढ़ा दीजिए तो बेच कितने में रहोगे आप उसे, 100 रुपए में। एमआरपी 120 है, आप बेच रहे हो 100 रुपए का, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने, 20 का। तो डिस्काउंट 20 का, प्रतिशत छूट कितने, 20 के डिस्काउंट दिए किस पे, 120 पे। 1/6 आपका होता है 16 सही 2/3। ठीक है, मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ। हालांकि मैंने इसके कहता हूँ 1.5 घंटे क्लास इस पे बनाई है स्ट्रिक, 1.5 घंटे क्लास देख लीजिएगा जाके, डिस्काउंट ट्रिक करके बनाई है। मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ आपको। 20% का लाभ, जब भी आपको प्रतिशत छूट मिली है या फिर प्रतिशत लाभ या फिर हानि मिली है तो आप सीधे सीधे सीपी और एमआरपी का रेशियो बना सकते हैं। डिस्काउंट सीपी का रेशियो देता है, प्रॉफिट या लॉस एमआरपी का रेशियो देता है। यहाँ पे क्या हुआ है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हुआ है और 20% की छूट दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है। डिस्काउंट कम होता है, डिस्काउंट का मतलब कम करना, तो 100 में से 20 जाएगा, बचेगा 80। प्रॉफिट का मतलब प्लस होने का मतलब बढ़ना, 100 में 20 जोड़ोगे 120। यहाँ से अगर रेशियो पूछा था सीपी और एमआरपी का तो आप सीधे सीधे रेशियो बना देते, लेकिन सीपी और एमआरपी का रेशियो नहीं पूछा। आगे कह रहा है 25% का। अब ये आपका अगर सीपी और एमआरपी का रेशियो बन गया, फिर अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इतने के बाद ट्रिक लगाने के बाद हमें वापस कॉन्सेप्ट पे आना चाहिए। 25% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा जाएगा। लाभ 25% का हो रहा है, लाभ हमेशा किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे। तो इस पे 25% हमारा कितना था, 20 रुपए, यानी कि हम उसे बेच रहे हैं। 25% का लाभ लेने का मतलब वस्तु को बेचा जा रहा है लाभ पर, 20 रुपए लाभ पर, यानी 100 रुपए बेचा जा रहा है। लाभ लेने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा जाए, तो अब 120 एमआरपी है, आप बेच रहे हो 100 रुपए की, 100 रुपए बेच रहे हो, यानी डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, 20 का दे दिया यहाँ से। अब प्रतिशत छूट निकालनी है, 20 का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया आपने, एमआरपी पे, इसलिए एमआरपी नीचे रहेगा 16, 2/3%। ठीक, 25% का लाभ लेने के लिए एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है। फिर से छूट है हमारी कितनी, छूट है हमारे पास, इस सीधे रेशो लेते हैं, छूट दिया 20% की छूट है तो 80 सीपी, 25% का लाभ है 125 एमआरपी। ठीक है, छूट का मतलब कम होना और लाभ का मतलब बढ़ना, डिस्काउंट सीपी का रेशो देगा और प्रॉफिट या लॉस एमआरपी का रेशो देता है। अब आगे कहानी क्या कह रहा है, 20% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने प्रतिशत की छूट पे बेचेगा। 20% का लाभ लेना है भाई, 20% का लाभ लेने का मतलब उसे 20% के लाभ पर बेचना है। तो 20% कितना हो जाएगा, 16 रुपए, यानी 96 रुपए में बेचे जाए, 96 में बेची जाए। तो डिस्काउंट कितना देना हुआ होगा, एमआरपी 125, 96 में आप बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितना हो गया आपका, 29 रुपये हो जाएगा। प्रतिशत छूट कितनी जाएगी, 29 की छूट किस पर, 125 पे दी जा रही है, इंटू 100, 25/5, 25/4, 25/5, ठीक है, 4×9 = 36, 4×2 = 8 और 3 = 11, डिवाइडेड 5, 5 2 से नीचे बढ़ा या जोड़िए,
ये आएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 23.2%। इसका कॉन्सेप्ट है, मैं इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें नहीं बताया क्योंकि मैंने 2 बार उसको रिवाइज कर दिया था ट्रिक को ही। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो एक समस्या हुई, अब ये इरेज नहीं हो रहा है, तो मैं कॉन्सेप्ट कैसे बताऊं इसका। इतने में कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, फिर कभी मैं बता दूंगा। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो रेशियो मेथड होता है। अब मेरा लेक्चर देख ही लीजिएगा जाके, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, डिस्काउंट ट्रिक करके पढ़ा है, अब उसे देख लीजिएगा। 1-1.5 घंटे क्लास है, अगर आपने उसे देख लिया, एक आध क्वेश्चन आपका फंसना ही फंसना है, किसी न किसी एग्जाम में मिलना ही मिलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 15। चलिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 16 किसकी पावर होती है? 2 की पावर 4 होती है, टू दी पावर 4, और हमारे पास अभी क्या बचा है? 0.16। ये टू दी पावर 0.36 रखिए। ये क्या होता है? टू दी पावर 5 होता है 32, और हमारे पास अभी क्या बचा है? 0.04x। ये 16 चौक 64 हो जाएगा, ये 16 चौक 64, और पॉइंट यहाँ 2 डिजिट पहले है तो यहाँ भी 2 डिजिट पहले रहेगा। जब बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाते हैं, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो पूरा पूरा 1 बचेगा, टू दी पावर 1। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 डिजिट पहले पॉइंट, यानी कि 0.2, टू दी पावर 0.2x। जब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, 1 इज इक्वल टू 0.2x। ये नीचे आएगा 1/0.2, और इस तरह से x की वैल्यू कितनी जाएगी? 5। बेसिक घातांक का नियम है इसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन। जब ये एग्जाम में आया था तो उसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो ऑप्शन से पता जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। ये आप देखिए, ये 2, अगर आपको पता है, ये 2 4 3 क्या है? 3 की पावर 4 5 है, 3 की पावर 5 है। इसका मतलब जब इसे पलटेंगे तो 3 ऊपर आएगा, हमारा अंश 3 होना चाहिए, तो वो यहाँ है। फ्री का मार्क्स था हमारा। चलिए बताता हूँ क्या करेंगे कैसे। हाँ, फिफ्थ रूट है, इसकी इससे गुणा होती है, फिर प्लस ये होगा, तो पहले हम इसके इससे गुणा कर दें। 12 3 36, 3, 12 चौक 48, 51, 12 दूनी 24, और 5 29। प्लस का 209 करना है, तो 209 करिए। 5 2 1 3, 31 25, 31 25। अब 31 25 अगर आपको नहीं पता तो बहुत गड़बड़ है। आपको क्या करना पड़ेगा? पावरें याद करने। ये 5 की पावर क्या होती है? 5 होती है। 31 25 पावर कैंसिल कर देगी रूट को, तो 5 मिलेगा ये। अच्छा, और नीचे हमारा 243 भी तो रहेगा ना, 243। 243 क्या होती है हमारी? 243 क्या होती है? 3 की पावर 5 होती है ये। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा? 3/5 हो जाएगा इसका। इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। इन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है और उनका अंतर 2 है। बड़ी संख्या कैसे मिलती है? दोनों को जोड़िए, 8 + 2, और हाफ कर दीजिए। छोटी संख्या कैसे मिलती है? बड़ी में से घटाइए, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 - 2 घटाइए और उसको आधा कर दिए 3 ना। ये नॉर्मल आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे सॉल्व करते हो। तो दो संख्याओं का योग कितना है? 17 है, और उनका अंतर कितना है? 1। तो बड़ी संख्या कैसे मिलेगी? दोनों को जोड़कर आधा कीजिए, 17 × 18 का आधा हो गया 9। छोटी संख्या कैसे मिलेगी? घटा के आधा कीजिए, 17 - 1 का आधा 8। अब पूछा है अंडर रूट x +
पाई यानी कि 8 हो गया √17। बेसिक ज्ञान क्या है और कुछ खास नहीं। हाँ, हम इसे पहले इनको सॉल्व कर लें। √12 और 13 कितने होते हैं हमारे? 25 तो हमारे पास यही हो गए। और 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 1 ये मिलेगा, तो 26 हो जाएगा ये। बोलिए, पहले हम ये जानते ही होंगे आप लोग, पहले हम सही वालों को जोड़ सकते हैं। 12 और 13 कितने हो गए? 25। 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 25 और 1 26। रूट हटाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा। 36। हाँ, क्या पूछा है इसमें ये नहीं दिखाया है। अच्छा, यही तो पूछा है। 26 इधर आगे घट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी जाएगी? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है आपका इस तरह से। देखिए एक बात समझिए, 37 का स्क्वायर ही आपका क्या होता है? 1369 होता है ना। या फिर आप कह सकते हो √1369 की वैल्यू कितनी होती है? 37 होती है। बस वर्गमूल में बस आपको ध्यान रखना है, वर्गमूल में क्या होते हैं? पॉइंट आधे डिजिट पहले लगते हैं। अब इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं। देखो ये तो पूरा पूरा आपको 37 से मिलने वाला है। ये कह ही रहा है ना आपको, सीधा सीधा कह रहा नहीं कह रहा इसकी वैल्यू इतनी है, तो वास्तव में ये इतनी ही होगी ना। और इसने हिंट भी दिया है कि देखो यहाँ वर्गमूल में 2 डिजिट पहले हैं और यहाँ पे आधे डिजिट यानी 1 डिजिट पहले रह गया। तो 1369 को हम 37 रख दें, कोई पॉइंट है ही नहीं। ये भी हम 37 रख दें, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 और 2 डिजिट पहले पॉइंट रह जाएगा। यहाँ भी हम 37 लिख दें 37। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले पॉइंट है, यानी कि अब कहाँ रह जाएगा? 3 डिजिट पहले, 3 डिजिट पहले पॉइंट है। बस अब इनको जोड़ना है, तो 37 पॉइंट समथिंग हमारा ऑप्शन होगा, तो बस और कोई है भी नहीं, यही हो जोड़ने पे। नेक्स्ट, ठीक है, मेरे पास क्या है? होल रूट है, फिर होल क्यूब रूट है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 इंटू एक्स है। और इधर क्या है? 0.4 है। दोनों ओर स्क्वायर कर दें, रूट हट जाएगा, तो इधर आपके पास क्या बचेगा? होल क्यूब 1 2 3 4 5 6, 4 का स्क्वायर 64। स्क्वायर में क्या होता है? दुगने डिजिट पहले पॉइंट लगता है, यानी एक जगह के लिए अब क्या हो जाएगा? 2 डिजिट पहले पॉइंट लगता है। अब ये रहा क्यूब रूट हटाना है, तो होल क्यूब करना होगा मुझे। यहाँ क्यूब रूट हटाने की जरूरत क्या है? होल क्यूब करने की जरूरत क्या है? अब देखो 1 2 3, 1 2 3, या कर लो, हटाओ क्यूब रूट, क्या है कट कर। अच्छा 16 होता है, सॉरी, वही मैं कहूँ गड़बड़ कुछ और ही है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब दोनों ओर मैं क्यूब कर दूं, होल क्यूब कर दूं, दोनों ओर मैं होल क्यूब कर दूं, इससे कैंसिल कर देगा, बचेगा 1 2 3 4 5 1 और इंटू एक्स। 16 का स्क्वायर होता है 40 96। 40 96 की कहानी समझिए। 40 96 है क्या? ये 16 का क्यूब है और ये 64 का वर्ग है और ये 6 की पावर 6 होती है। एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब रूट दोनों है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक ऐसी है जो पूर्ण घन व पूर्ण वर्ग दो है, दोनों है? 40 96। एक्चुअली होता है क्या, कोई भी संख्या लो उसकी पावर 6 कर दो, कोई भी संख्या लो उसकी पावर 6 कर दो, तो ये मिलता है 729। ये भी क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन होगी। अब 4 की पावर 6 कर दो, आपको पूर्ण वर्ग, और ये 6 नहीं हुआ 4, सॉरी, आप 40 96 मिलेगी। एक ऐसी संख्या होगी 40 96 जो पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण घन होगी। तो अनंत संख्याएं हैं,
निकालने का तरीका आप बना ही लोगे। अब इस पे भी क्वेश्चन बना देंगे। ये बन गया। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 3 6, 6 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसा समझो। जैसे 0.2 का मैं अगर होल स्क्वायर करता हूँ, 0.2 का मैं अगर होल स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट पहले है, 1 इंटू 2 कर देते हैं 2, यानी कि अब हम 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। 0.02 का होल स्क्वायर करना है, 4 तो रहेगा, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, ये 2 है, 2 दूनी 4 डिजिट पहले। अगर क्यूब होता 0.02 का होल क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब तो 8 ही होगा। अब पॉइंट कितने लगेगा, ये 2 है, 2 3 6 डिजिट पहले, 2 3 4 5 6 डिजिट पहले। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब देखिए, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसे कैंसिल करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 डिजिट पहले पॉइंट यहाँ भी था और 6 डिजिट पहले पॉइंट भी था, तो पॉइंट की तो कहानी खत्म हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 40 96 हो गई। हमसे एक्स नहीं पूछा, एक्स की पावर 1/4 पूछी है, यानी कि इसकी 40 96 की पावर 1/4 पूछी है। हमने देख लिया था ये क्या था, 4 की पावर 6 थी। हाँ ये थी 4 की पावर 6 थी, तो उसका 1/4। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये ऐसा करो, यहाँ और जोड़ लो, ये 40 96 होता है क्या है, 2 की पावर 12 भी होता है। ये 40 96 क्या है, 2 दी पावर 12 भी होता है। तो मैं इसे लिख लूँ 2 दी पावर 12 इंटू 1/4, 4 3 12, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, अगर आप लोग सीखना चाहो तो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।